स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं उसकी भूमिका बताऊं, खबर बताऊं, उससे बेहतर है कि मैं आवाज ही सुना देता हूं, बयान ही सुना देता हूं कि किनके बारे में चर्चा होने जा रही है। फिर उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बार बार जुबान पर योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों आ जाता है। हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की। सुनिए वो पहले क्या कुछ कह रहे हैं। उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है तो यहाँ पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है तो यहाँ का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। वहाँ योगी दरगाहों को गिरा रहा है तो यहाँ का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है योगी में ना इस रेड्डी में, कोई फर्क नहीं है बीजेपी या कांग्रेस में। पंकज जी, तेलंगाना में जंग है, कांग्रेस से लड़ना है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का बार बार जिक्र। चलिए, कांग्रेस पर हमलावर है कि वोट खींचना है मुसलमानों का, लेकिन तेलंगाना में भी योगी का ही जिक्र। खौफ में है क्या ये 15 मिनट वाले भाईजान? इस पूरे भाषण के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा वो है जब वो रेवंत रेड्डी को टारगेट कर रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की उतनी ही बड़ी दुश्मन है जितने की बीजेपी या योगी है। वो छोटा ओवैसी बोल रहा है और फिर वो रेफरेंस दे रहा है कि बाबरी मस्जिद कांग्रेस के राज में गिरी, 70,000 दंगे कांग्रेस के राज में हुए, मुसलमान गरीब होते चले गए कांग्रेस के राज में हैं। तो एक तो कि भाई कांग्रेस को मत दो, मुझे दो। और इनके भाषण का दूसरा हिस्सा शुरू होता है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, विधानसभा, और वहां पे ओवैसी की पार्टी ने घोषणा करके रखी है कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इन्हें यह लगता है कि योगी के नाम से डराएंगे तभी तो मुसलमान मुझे वोट देगा। और इस वजह से वो बार बार योगी के बारे में बोल रहे हैं कि योगी का बुलडोजर जिस तरह चलता है तो रेवंत रेड्डी का भी उसी तरह चल रहा है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ओवैसी ने घोषणा की थी कि हम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, मिस्टर योगी तैयार है। योगी, हाँ, मिस्टर योगी तैयार है। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले ये असदुद्दीन ओवैसी ने एक भाषण दिया था और वो हिंदुओं को ये कहा था कि अगर मोदी हिमालय चले गए, मोदी हिमालय चले जाएंगे, योगी अपने मठ में चले जाएगा, फिर तुम्हें कौन बचाने आएगा। एक तरह से धमकी थी वो, और उसका रिएक्शन हुआ था। फिर से वही कोशिश करेंगे ये। इस देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि 20% आबादी को डरा डरा कर वोट लिया गया है। उनके मन में ये बार बार ये भरा गया है कि तुम बाकी लोगों की तरह यहां के नागरिक हो ही नहीं, अगर हमें नहीं वोट दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। यही काम मुलायम भी करते थे, यही काम कांग्रेस भी करती थी, यही काम ओवैसी भी कर रहे हैं, ये सब। लेकिन अब मैं फैक्ट्स और शुद्ध आंकड़े पर आ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की स्थिति ज्यादा बेहतर है या जहां पे ओवैसी है वहां ज्यादा बेहतर है। और ये शुद्ध आंकड़े, मैं जो फैक्ट्स बता रहा हूं आप ध्यान से सुनते जाइएगा। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी है 19 से 20%। जो योजनाओं में फायदा उठाने में ये 35% है। मतलब कि 100 लोगों को अगर योजनाएं मिलता है तो 35 लोग उसमें से मुसलमान हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या योगी सरकार की कोई भी योजना हो, कहीं भी। एक तो ये बात हो गई कि आबादी के अनुसार ज्यादा फायदा मिल रहा है उन्हें। दूसरा फैक्ट्स है, हार्ड फैक्ट्स ये है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है ओडीओपी। अच्छा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा लाभार्थी कौन है? मुसलमान। बनारस में वो जो बुनकर हैं वो कौन है? मुसलमान। मुरादाबाद में कालीन कौन बिनता है? मुसलमान। वो डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोडक्ट है उसका ज्यादा फायदा इनको मिल रहा है। तो जो छोटे छोटे व्यापारी थे मुसलमान, उनको खूब लाभ मिल रहा है इससे। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात कि आज तक उत्तर प्रदेश के एक भी मुसलमान या कोई भी मुसलमान यह शिकायत नहीं कर सकता कि किसी प्रकार से उसके साथ भेदभाव हुआ है। ठीक है, अब कोई विकास दुबे की गाड़ी पलटती है तो ब्राह्मण कहते हैं कि हमारे खिलाफ हो गए। अतीक अहमद मुख्तार मारा जाता है तो कहते हैं मुसलमान के हमारे खिलाफ हो गए। फिर कोई दूसरा इस तरह मारा जाता है, कोई यादव, तो कहते हैं, लेकिन वो क्रिमिनल्स हैं। क्रिमिनल्स कभी समाज नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ की सरकार शरीफ नागरिकों को कभी कोई परेशान की हो तो बताइएगा। मुसलमानों में भी मैं ये बता रहा हूं, जिनके भी ये बुलडोजर या ये सब हो रहे, वो सब क्रिमिनल्स थे या कब्जेधारी थे। उन्होंने सरकारी जमीनों पे या दूसरे की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करके बनाया था।
लेकिन तो वो कानून व्यवस्था का मसला है, वो किसी कम्युनिटी का मसला नहीं। ठीक है, ये योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ किया उत्तर प्रदेश में या मोदी सरकार ने, वो आपने बाकायदा समझाया। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ दरगाह तोड़ते हैं, मस्जिदें तोड़ते हैं, मजारे तोड़ते हैं, उसी तरीके से रेड्डी भी तोड़ रहा है तेलंगाना में। ये जो तुलनात्मक बात कर रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, क्या उनको ये डर सता रहा है कि मुसलमान उनसे छिटक ना जाए, उनकी टोपी कहीं कांग्रेस के सर ना चली जाए? नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी को जो लगता होगा कि जो क्रिमिनल हैं वही मुसलमान है, या फिर जिन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया सिर्फ वही मुसलमान है। ये ऐसा होता नहीं है। इस देश में अगर 20% मुसलमानों की आबादी है तो मुश्किल से 1% ऐसे लोग होंगे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होंगे। उस 1% को वो एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन उस 20% में बाकी जो 19% है वो खुश हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से ही सुन रहा था कि भाई अब हमारी बहू बेटियां आराम से सड़कों पे घूमती है, कोई शोहदा उन्हें नहीं छेड़ता, हर घर की इज्जत और आबरू आज सुरक्षित है। ये सबके लिए फायदेमंद है। हर गांव में बिजली, हर कस्बे में बिजली मिल रही है, तो वो सबको मिल रही है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का घर अंधेरे में है और हिंदुओं के घर में सिर्फ बिजली आ रही है, ऐसा नहीं है। वो सबको मिल रहा है। इसके बावजूद कि कभी मुसलमानों ने योगी या बीजेपी को वोट नहीं दिया है, वोट नहीं मिलने के बावजूद भी कोई भी मुसलमान ये नहीं कह सकता कि हमारे प्रति दुराग्रह से किसी तरह का कोई काम किया है योगी की सरकार ने। सोचना समाज को है कि आपको क्रिमिनल्स या उन नेताओं के पीछे आपको चलना है जिन्होंने आज तक आपको बर्बाद किया, या उस नेता के पीछे चलना है जिसने आपको सारी फैसिलिटीज दी, आपके घर की बहू बेटियों को की इज्जत को सुरक्षित रखा और आपको व्यापार में, धंधे में मुनाफा दिया। ये स्किल इंडिया मिशन जो नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था ना, वो किसके लिए शुरू किया था? स्किल्स ओरिएंटेड वर्क ज्यादा कौन करते हैं? मुसलमान करते हैं, तो ज्यादा फायदा उनको भी मिलेगा। तो एक ऐसा नेता है जो कि आपको आर्थिक रूप से संबल बना रहा है, आपके इज्जत आबरू सबको सुरक्षित रख रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सबको ये, और एक ऐसा नेता है जो आपको डरा रहा है कि वो कब्जेधारियों का, गुंडों का उदाहरण दे रहा है कि देखिए उसका ये हो रहा है। अरे लेकिन एक बात तो ये भी है ना पंकज जी, एक बात तो ये भी है कि अगर भले ओवैसी इस तरीके की बात कर रहे हैं कि ए रेड्डी सुन ले, ए कांग्रेस सुन ले, मोदी सुन ले, ये योगी सुन ले, ये सब बातें हैं, मिस्टर योगी, तमाम तरीके की बातें। वहीं दूसरी तरफ अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो दंगा करेगा वो पीटा जाएगा, बरेली वाले मौलाना से पूछ लो, तो कहते हैं कि उनकी भाषा उग्र है, कट्टरवादी वाली भाषा है, लेकिन ये खुद इस तरीके की बात कह रहे हैं, ए सुन ले, जैसे लग रहा है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ना हो, उनके मोहल्ले कोई मित्र हो। देखिए, मैं इससे परे एक उदाहरण देता हूं। अगर कोई पुलिस वाला किसी गुंडे को धमकाता है कि अगर तुमने इलाके में कुछ गलत काम किया तो ठोक देंगे, वो क्या उग्र भाषा है? या फिर कोई दूसरा व्यक्ति कहता है जो क्रिमिनल टाइप का आदमी है कि मेरे खिलाफ बोला तो सबको गोलियों से भून दूंगा। भाषा तो दोनों की उग्र है, लेकिन समाज को फैसला करना है कि वो पुलिस वाला समाज के लिए बोल रहा है और वो गुंडा किसके लिए बोल रहा है। सिर्फ भाषा की उग्रता पे मत जाइए, इंटेंशन देखिए कि जो भी हिंसा करेगा, समाज का सौहार्द बिगाड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम्स करेगा, जो अवैध कब्जा करेगा, जो सरकारी जमीनों पे दखल करेगा, जो गरीबों की जमीनों पे कब्जा करेगा, जो गुंडई करेगा, उसके लिए तो उग्र होनी है। क्योंकि अच्छा बताइए, पुलिस अगर गुंडों को मारे नहीं तो क्या करे? गुलदस्ता दे? उसका तो एक ही उपाय है ना कि एलिमिनेट देम, उठा के जेल में डालो। लेकिन उसमें कास्ट कम्युनिटी ये सब कहां से बात आ गई? और ये जो अकबरुद्दीन ओवैसी जो बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों तुम मेरे प्रति मेरे हमको वोट दो, नहीं तो फिर फलाना आ जाएगा। आ तो गया है, 2 बार से तो योगी हैं, तो क्या बिगड़ गया यूपी के मुसलमानों का? कुछ नहीं, स्थितियां सुधरी हैं उनकी, बिल्कुल। ठीक है पंकज जी, फिलहाल अकबरुद्दीन ओवैसी का जो बचा हुआ बयान था उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं। आपकी राय क्या बनती है इस पूरे बयान को सुनने के बाद, चर्चा सुनने के बाद? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ, देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपके यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार। अगर मैं आज ना बोलूं और खामोश रहूं तो ये समझेंगे कि हम कुछ भी करो, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन जब तक अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदा है, न किसी मोदी से डरेगा, न किसी गांधी से, न किसी रेड्डी से, न किसी राव से, बोलेगा बराबर।
जिम्मेदार अगर रेड्डी है, रेवंत रेड्डी है मस्जिद की शहादत का, तो बोलूंगा। जयनूर के फिसादात में आदिलाबाद में वादा किया था, इनके मिनिस्टरों ने पूरे दुकानों को लूट लिया, मुसलमानों के वादा किया कि मुसलमानों के लुटे हुए दुकानों का हर्जाना देंगे। क्या एक पैसा दिया आज तक जयनूर के मुसलमानों को? आदिलाबाद के मुसलमानों को जिनकी दुकानें लूट गई, बांसवाड़ा के लोगों को जिनकी दुकानें लूट गई, क्या एक पैसा दिया? जयनूर के लोगों ने कहा कि आउटपोस्ट बनाओ, आउटपोस्ट नहीं बनाया। क्या घर मिले? अरे अगर हम भी खामोश रह जाएंगे तो कोई भी हमारी हक की लड़ाई नहीं लड़ेगा। खुदारा आप समझो। और आज भी जो हुकूमत है ये भी वही कर रही है। अगर आज कांग्रेस की हुकूमत है तो क्या कर रही है? उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है, तो यहां पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है, तो यहां का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। वहां योगी दरगाहों को गिरा रहा है, तो यहां का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है योगी में ना इस रेड्डी में, कोई फर्क नहीं है बीजेपी या कांग्रेस में। जब हमारा मामला आ जाता है तो सब एक हो जाते हैं। इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे कलमे से, इनको दुश्मनी है तो हमारी शरीयत से, इनको दुश्मनी है तो हमारी मसाजिद से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दरगाहों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे हिजाब से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दाढ़ियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी टोपियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी बस्तियों से, इनको दुश्मनी है तो हय्याल सलाह हय्याल फलाह की अज़ाओं से। कोई हमारा अपना नहीं है, कोई हमारा अपना नहीं है, कोई नहीं है। ये सब को हम चाहिए, लेकिन हमारा काम, हमारी मदद किसी को नहीं चाहिए। क्या मसाजिदें शहीद नहीं हो रही हैं? क्या दरगाहें मिसमार नहीं हो रही हैं? हो रहा है। क्या फर्क है किसी योगी में या किसी रेड्डी में? कोई फर्क नहीं।